हेलो दोस्त, वीकली करंट अफेयर का यहाँ पे अब बात करेंगे तो 511 से लेके 520 तक। हालांकि एक प्रश्न इसमें डिलीट भी हो गया। सारे प्रश्न में अब लोगों का जैसा कि कमेंट आया था, पहले हाईलाइट मैं नहीं करता था, अब आंसर को हाईलाइट करके डाल रहा हूँ। और पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए पहले पीडीएफ जिनका चाहिए होता है उनको पहले बता दूं कि 510 तक का आपका कहां तक मिलेगा। तो देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइएगा तो 27 फरवरी को मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें 10 प्रश्न किया था हमने, 501 से लेके 510 तक। तो इसके जोड़कर शुरू से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका 510 तक का यहाँ मिल जाएगा प्रश्न। हालांकि कुछ प्रश्नों में आपको आंसर हाईलाइट नहीं है, ऑप्शन आपको ऑप्शन से देख के करना है। तो यहाँ पे लोगों को आप 27 फरवरी और ख़ास करके जो लोग तब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका अभी 10 प्रश्न और एडिट इसमें जोड़ दूंगा। हालांकि साइज़ बहुत बड़ा होते जा रहा है, जैसे ही साइज़ बड़ा हो रहा है तो डालना अपडेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। फिर कोशिश करूंगा कि आज के डेट में भी नीचे अपने चैनल पे नीचे डाल दूं आप यहाँ पे। तो चलिए इसको हटाते हैं, हम प्रश्न की बात कर रहे हैं। क्या क्या प्रश्न हमारा था उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि आंसर दिया हुआ है, आंसर आप ही ने दिया है। पहला प्रश्न था इसरो का किस अंतरिक्ष मिशन या उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट को पता लगाया है। तो ये सोलर प्रोटॉन इवेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके बारे में फर्स्ट टाइम के बारे में है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इससे 2-3 चीज़ें पूछा जा सकता है। हमने तो लिख दिया है यहाँ इसरो, हो सकता है सोलर प्रोटॉन इवेंट के बारे में पूछ दे, ये किससे संबंधित है तो इसरो द्वारा पता लगाया गया है। ये भी हो सकता है अंतरिक्ष मिशन से संबंधित भी आ सकता है प्रश्न। और साथ में इस किस यान के द्वारा है तो यहाँ पे चंद्रयान, आप ऑप्शन आप देख लेंगे तो वहाँ से ही मिल जाएगा। जो इस पर 77% लोगों ने सही वोट किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारे पास 412 है, जिसमें हमने बोला था, जो प्रश्न हाईलाइटेड हुआ था, जो बहुत हाईलाइटेड कह सकते हैं, तो कह रहा है कि किसे भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सेबी की पहला कह सकते हैं महिला चेयरपर्सन बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शी हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला था कि बाकी, देखिए मैं पहले लोगों का सवाल भी यहाँ उठाते जा रहा हूँ। कुछ लोग बोले थे कि यहाँ पे मेल का नाम देने की क्या ज़रूरी है जब फर्स्ट चेयरपर्सन की बात हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टॉपिक को एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर सेबी से रिलेटेड कोई व्यक्ति होगा उसी को जोड़ा जाएगा, न कि किसी और दूसरे। खेल से अगर मैं महिला को यहाँ जोड़ देता तो आपको पता लगता कि आपका प्रश्न ऐसे ही आंसर पता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रश्न जो आएगा ये मैं जितना लिखा हूँ उतना लिखेगा। हो सकता है कि इतना ही प्रश्न आपको यहीं तक दिया जाए, हो सकता है कि ये भी केवल एक प्रश्न दिया जाए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन चेंज होता है, और मेरा ये मतलब रहता है कि कम से कम ज़्यादा प्रश्न लिया जाए। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। एक तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, दूसरा पहली चेयरपर्सन ऑफ सेबी का पहला चेयरपर्सन है, दोनों। इसलिए आपको थोड़ा लगेगा कि ऑप्शन उस हिसाब से नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप ध्यान रखें इसका मकसद क्या है। तो राइट आंसर लोगों का एकदम बिल्कुल सही जवाब था, 87% लोगों ने सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं 513, जो अभी आया था, जिसकी आप में से एक की कथा आत्मकथा है, किस नेता के संबंधित, जिसको उंगालिल उरुवन के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा मैंने कॉपी पेस्ट करके ये उस भाषा में, तमिल भाषा में करने की कोशिश किया था। हालांकि ये इसका मतलब क्या है मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। वन ऑफ यू ऑटोबायोग्राफी किसकी है। तो यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो ऑप्शन सही था, लेकिन ऑप्शन का जवाब बहुत लोगों ने गलत दिया। 59% लोगों ने गलत जवाब दिया है। राइट आंसर है MK स्टालिन, यानी DMK के अध्यक्ष कह सकते हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। जो स्वर्गीय जयललिता थे ये पहले मुख्यमंत्री थे, फिलहाल तो अभी इनका ही है। तो चलिए यहाँ पे आपका
कह सकते हैं कि आपका आंसर में 32% लोगों का सही हुआ। अगला प्रश्न डिलीट हो गया था 514, तो हम उसको भी छोड़ देते हैं। उसको हमने 515 पे ले लिया था जब डिलीट हो गया किसी कारण से, उसके वजह से। तो अब यहाँ पे हम बीच में आ नहीं सकते प्रश्न को, इसलिए मैंने 515 का लिया है। यहाँ पे था सागर परिक्रमा कार्यक्रम का फोकस या उद्देश्य क्या है। व्हाट इज ये फोकस ऑफ सागर परिक्रमा परियोजना, जिसमें 74% लोगों ने तुक्का मारा है, जिसे समुद्री नेविगेशन देख लिया। इन्होंने प्रश्न देखा कि सागर परिक्रमा है तो समुद्री नेविगेशन से होगा, जो गलत है। जिसको यहाँ पे सही जवाब के रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोस्टल फिशर कम्युनिटी एंड मैरीन फिशर्स लाइवलीहुड बैलेंस, मैं इसको छोटा करके दिया हूँ क्योंकि 9% लोगों ने ही खाली जवाब दिया है। और ये ऑप्शन को छोटा इसलिए किया गया हूँ कि जब भी हम प्रश्न आपसे पूछते हैं 65 वर्ड यूज कर सकते हैं। 65 कहिए कि डायरेक्ट एक हो गया, ऐसे जोड़ के करेंगे तो 65 से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते, इसलिए लिमिटेशन होता है। इसको मैंने छोटा कर दिया हूँ और हिंदी में नहीं डाल पाया इसे। चलिए अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड था, मिलता जुलता, लेकिन उसका आंसर भी लोगों ने गलत दिया है बहुत। जिसमें था नाविका सागर परिक्रमा का संबंध किससे है। तो भारत के देखिए यहाँ पे फीमेल ऑफिसर जो इंडियन नेवी के थे, इनका था नेविगेशन द्वारा एक स्थान से दूसरे जाने वाले के परिक्रमा, जो बहुत बड़ा परिक्रमा हुआ था, उससे रिलेटेड था। जगह भी इसमें पूछ सकता है, हालांकि उतना लेवल पे नहीं जाएगा एग्जाम में। हमें लगता है कितना यही याद रखना केवल ज़रूरी है कि किससे संबंधित था। ऑल फीमेल क्रू ऑफ नेवी, इतना अगर याद रख लेंगे, ग्लोब बाय द फीमेल ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी, इतना ही काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो बहुत लोगों ने देख रखा था, थेयम या कालियाटम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक अनुशासित नृत्य है। बहुत लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, इसलिए हालांकि ये हाईलाइटेड इस बार है क्योंकि अभी ये मनाया गया था, इसलिए हाईलाइटेड है। तो इसका जवाब तो बहुत लोगों ने सही दिया है, केरल है। तो आप जानते ही हैं केरल का ये पारंपरिक अनुसूचित जाति द्वारा नृत्य करने का एक नाम है। चलिए ये भी तो बिल्कुल सही था लोगों का जवाब। उसके बाद थ्याम, और के बाद अगला प्रश्न आज जो मैंने आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र ने एक ड्राफ्ट किया है जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा प्लास्टिक उत्पादन से निपटने और प्लास्टिक के जहरीले बोझ को कम करने के लिए खाली स्थान के मसौदे पर एक जनादेश की मंजूरी मिली है, जो अगले 2 साल में एक रूप लेगा और इस पे सभी को इम्प्लीमेंट करना है। 175 देशों ने साइन किया है, इसके बारे में ये है। तो इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का है। तो इस ड्राफ्ट का नाम क्या है उसके बारे में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम, जो क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने गलत जवाब दिया है, जिसे प्लास्टिक के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ये पुराना टॉपिक है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे नाम इसका है वैश्विक प्लास्टिक संधि, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, और आने वाले दिनों में ये बार बार पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। वैश्विक प्लास्टिक संधि या ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के नाम से इसका नाम दिया गया है, जो अगले 2 साल में एक रूप लेगा। अभी तो ड्राफ्ट हुआ है, उसका साइन किया गया है, आगे बढ़ेगा और उसकी हमारे सभी के लिए लागू होगा। तो चलिए आगे चलते हैं इसको, जिसके बोलते हैं 519 नंबर प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न और है। DRDO ने EOS-4 उपग्रह के लिए स्वदेशी रूप से MMIC प्रकार का IC विकसित किया है, और IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे पढ़े। तो इसमें MIAIC और EOS का पूर्ण फॉर्म नाम बताना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। कुछ लोग इसको अगर सही से पढ़े तो 3 से 4 प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। एक तो सबसे पहले है कि ये अपने देश में बना हुआ है, डेवलप किया गया है, स्वदेशी है। दूसरा, इसमें किसके लिए किया गया है वो। तीसरा, किसने किया है, DRDO। और चौथा, जिस IC का नाम विकसित किया गया है वो। और पांचवा, इसका पर्पस भी मैं बता दूं, इसका काम क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो एक हाई माइक्रोवेव, क्या है, माइक्रोवेव, और जो इसी से आपका आंसर मिल जाएगा, कह सकते हैं माइक्रोवेव ऑसिलेटर, सैटेलाइट के लिए यूज करते हैं, जिसको माइक्रो
मोनोलिथिक माइक्रोवेव आईसी सर्किट के नाम से जानते हैं। तो 13% लोगों ने सही जवाब दिया है, तो इसको बोलेंगे मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट। और दूसरा टॉपिक था इसमें EOS 4, तो 4 तो संख्या है, डिजिट है, और EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसके बारे में विकसित हो रहा है इसके लिए। लेकिन इसको और थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस आईसी का प्रयोग क्या होगा, तो ये कह सकते हैं कि 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये क्या क्या कर सकता है। तो क्या कर सकता है, स्विचिंग कर सकता है, डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। स्विचिंग कर सकता है, ऑसिलेटर कर सकता है, मिक्सिंग कर सकता है इस आईसी के द्वारा। एक कार्ड है, यानी छोटे स्मॉल क्वांटिटी में एक पैकेज में यूनिट रहेगा जो मल्टीपल काम के लिए यूज करेगा और इसकी लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो सकेगी। तो एक बहुत बड़ी टॉपिक है, और इस टॉपिक को इतना मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आया था तो ट्रांजिस्टर का काम खत्म हो गया था। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट का भी बहुत बड़ा रूप आया, उसमें से भी ये बड़ा रूप है, ये ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट से भी ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, थोड़ा इसको अपना बेसिक टॉपिक आ जाता है तो थोड़ा आदमी टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो चलिए 520 नंबर प्रश्न है, जिसमें बात करते हैं भारतीय रेलवे द्वारा विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन एंटी कोलिजन सिस्टम का नाम क्या है, जिसे ट्रेन के कोलिजन एडवांस्ड सिस्टम का या TCS के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें भी 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न इसमें भी है। एक तो क्या है नाम, दूसरा ये भी पूछ दे सकता है कि TCSAS का फुल फॉर्म क्या नाम है। तो ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम कह सकते हैं, एवॉइड करने के लिए सिस्टम है, ये भी फुल फॉर्म हो सकता है। और दूसरा इसका प्रश्न ये आ सकता है कि इसका नाम क्या है, और प्रयोग में भी कभी ये पूछ दिया सकता है कि जो विकसित किया गया है, क्या विकसित किया गया है। कवच आंसर भी बता देते हैं। कवच अगर विकसित किया गया है, ये क्या काम करेगा, तो ट्रेन को ऑटोमेटिक ट्रेन एंटी कोलिजन सिस्टम है, जो ट्रेन को टकराने से आपस में बचाएगा दूसरी ट्रेन। यानी ये सिस्टम रेलवे वगैरह में पहली बार यूज हो रहा है, और पहली बार इसलिए हो रहा है कि ये स्वदेशी कह सकते हैं, ये भी एक स्वदेशी है। तो DRDO के बाद ये दूसरा स्वदेशी चीज़ें की बात हो रही है। हालांकि ये चीज़ें आप इसको बारे में बात करें तो दिल्ली मेट्रो और भी मेट्रो बहुत पहले से यूज करते आ रही है। 2002 से दिल्ली मेट्रो यूज करते आ रही है। DMRC की ट्रेनें एक दूसरे से कोलिजन नहीं हो सकता कभी भी, और इसका मेन होता था ट्रैक सर्किट से। यानी ट्रैक सर्किट से अगर कोई ट्रेन आगे खड़ी है या जा रही है या धीरे जा रही है, तो उससे पीछे वाली ट्रेन उस ट्रैक एरिया में नहीं आ सकता जहाँ पे वो ट्रेन या कोई और वस्तु वहाँ पे पड़ा हुआ है। रेलवे का सिस्टम भारतीय है, और मेट्रो का सिस्टम पुराना है, वो ओल्ड है, वो बाहर के देशों का है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। और DMRC में भी IATS चल रहा है बेल के संबंध से। बेल यहाँ भी विकसित कर रहा है, भारत में भी ये सिस्टम जो दिल्ली मेट्रो में भी लागू होगा, और इसका टेस्टिंग यहाँ भी पूरा हो चुका है। तो ये भी एक टॉपिक है कि भारतीय सिस्टम विकसित करने में लगा गया है। चलिए, अच्छी है आने वाले दिनों के लिए। तो इसका आंसर क्या था, तो कवच था। तो ये कवच इसका आंसर होगा। और जो अभी प्रश्न अभी आपको आया होगा जब मैं वीडियो बनाने लगा हूं, क्योंकि मैंने इसको टाइम शेड्यूल में डाल दिया था। तो ये रहा था पूरा प्रश्न, जिसके बारे में हमने कोशिश किया है कि एक ऐसे टॉपिक को आपके लिए लाए जो परीक्षा में आ सके। हालांकि सब्जी मार्केट का भी करंट अफेयर आता है मॉर्निंग में, सुबह में, दोपहर में, यानी वो परीक्षा में नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा में वही प्रश्न आते हैं जो इसमें प्रश्न में दम होता है और टॉपिक अच्छा होता है। तो इसलिए आपको टॉपिक को चयन करना है। और ये जो मैंने 511 से 520 प्रश्न बताए, ये सारे एकदम बिल्कुल प्योर टॉपिक है जो कंपटीशन में आ सकता है। बाकी तो करंट अफेयर बहुत आते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।